गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट नंबर 10 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 11 की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक का जो संकुलन प्रवृत्ति थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसके जैविक कार्यों पर बात करेंगे। तो एस ब्लॉक के तत्वों के जैविक कार्य। एस ब्लॉक के तत्वों के जैविक कार्य का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो धातुएं हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, जैसे हमारे पास पोटेशियम है, जैसे हमारे पास कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, ये जो चार धातुएं होती हैं, इनका हमारे जीवन में अत्यंत महत्व होता है। ये चारों प्रकार की जो धातुएं हैं, ये हमारे जीवन में जो जैव कार्बनिक अणु जो होते हैं उनके ऋणावेश को उदासीन करती हैं। जैसे Na और K जो होता है, ये मिलकर के सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हैं, जिससे आयनों का अभिगमन होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। और जो हमारी कोशिका झिल्ली जो होती है या कोशिका के अंदर इन आयनों का आवागमन बना रहता है और कोशिकाओं के अंदर एक प्रासरण दाब की तरह ये कार्य करते हैं, जिससे उनके पिचकने या उनको ना पिचकने में सहायक होते हैं, पिचकने नहीं देते हैं। और जो कैल्शियम है, ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर कैल्शियम भरा होता है। कुछ हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो दर्द करने लग जाते हैं, हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो कैल्शियम है, ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। और जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कुछ एंजाइमों को सक्रियत करता है, और एंजाइमों को सक्रियत करता है तो कुछ कोशिकाएं या कुछ सिस्टम जो होते हैं वो सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो इन चार तत्वों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, सोडियम पोटेशियम पंप, पहला जैविक कार्य के अकॉर्डिंग हम सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं। ये हमारी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, जिसके अंदर बाहर सोडियम पोटेशियम आयनों का अभिगमन होता है। इसके अंदर एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 3 पोटेशियम आयन बाहर धकेल दिए जाते हैं और 3 सोडियम आयन बाहर धकेल दिए जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। तो इस प्रकार कोशिका के अंदर एक विभव उत्पन्न होता है और जिससे कोशिका के अंदर जल की जो सांद्रता होती है वो सही बनी रहती है, या कोई भी तंत्रिका वेग जो होता है
कोई भी संवेदना जो होती है वो सही तरीके से चलती है। तो तंत्रिका आवेग संवेदना या कोशिका का सही तरीके से कार्य करना, ये सारा काम सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से होता है। उसके अलावा दूसरा जैविक कार्य जो आता है वो आता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? Mg होता है या Mg+2 आयन होता है। तो Mg क्या है? एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हमारे जीवन के लिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका बड़ा ही महत्व है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके अंदर एनवायरनमेंट से CO2 ले ली जाती है और पौधा जड़ों के द्वारा वाटर को अवशोषित करता है। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश, और पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्या होता है? यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिससे C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन बनती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का भोजन है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक माना जाता है। और ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए ऑक्सीजन का बड़ा ही महत्व होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर Mg पाया जाता है और Mg एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये हमारे एस ब्लॉक के जैविक कार्य जो कंप्लीट हो जाते हैं और ये लगभग पेपर में पूछे भी जाती हैं। जैविक कार्य और संकुलन प्रवृत्ति ये आती भी है पेपर में। तो ये कुछ जनरल करैक्टर और एस ब्लॉक की बातें। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के, एरिल और एल्किल कोई भी कंपाउंड बनते हैं उनकी बात करते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट जो होते हैं वो या तो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़े हों या एरिल ग्रुप के साथ जुड़े हो, तो उनको एस ब्लॉक के एल्किल या एरिल यौगिक कहा जाता है। और एस ब्लॉक के अंदर क्या है? धातु, और धातुएं जब एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ जुड़ती हैं तो कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करती हैं। मैग्नीशियम अगर जुड़ता है तो कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, लिथियम जुड़ता है तो कार्ब लिथियम यौगिक या कार्ब लिथियम उपसंयोजक यौगिक कह सकते हैं अपने। तो सबसे पहले हम कार्ब लिथियम यौगिक की बात करेंगे। कार्ब लिथियम जो यौगिक है उसको हम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले उसकी जो संश्लेषण की विधियाँ हैं उन पर चर्चा करते हैं अपने। कार्ब लिथियम यौगिक के संश्लेषण की विधियाँ। सबसे पहले कार्ब लिथियम यौगिक के संश्लेषण की बात करें तो सबसे पहले इसको किस से बनाया जाता है? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या होता है? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है, जैसे R है, इसके साथ जुड़ा है तो ये एल्किल हैलाइड है, या इसको एल्किल क्लोराइड बोल दिया जाता है। एल्किल क्लोराइड।
इसकी लिथियम के साथ में विक्रिया करवाएं तो इसके साथ RLi प्लस LiCl बाहर निकल जाएगा और इसको बोला जाएगा एल्किल लिथियम। क्या बोला जाएगा? एल्किल लिथियम। तो इस तरीके से कार्ब लिथियम यौगिक को बना सकते हैं। किससे? हम एल्किल हैलाइड से। एल्किल क्लोराइड की लिथियम धातु के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमने क्या किया? एल्किल लिथियम बना दिया। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन आती है ब्यूटिल लिथियम की किसी असंतृप्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाकर क्या बना सकते हैं? हम कार्ब लिथियम यौगिक बना सकते हैं। ब्यूटिल लिथियम C4H9 ब्यूटिल होता है और इसके साथ Li जुड़ा होता है, उसको ब्यूटिल लिथियम बोला जाता है। और इसकी C6H6 बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाएं क्योंकि कोई असंतृप्त यौगिक लेना है और असंतृप्त यौगिक वही होता है जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये C4H10 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इधर बच जाएगा C6H5Li जिसको बोला जाएगा फेनिल लिथियम। तो इससे क्या बनेगा? फेनिल लिथियम। और ये किस में चेंज हो गया? ब्यूटेन में। ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या लिया? बेंजीन ली, कोई असंतृप्त यौगिक। यहाँ हमने क्या लिया? ब्यूटिल लिथियम लिया। क्या लिया? ब्यूटिल लिथियम। तो ब्यूटिल लिथियम की बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्यूटेन प्लस फेनिल लिथियम बनता है। ब्यूटिल लिथियम की किसी असंतृप्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो फेनिल लिथियम का निर्माण होता है। किसी भी असंतृप्त यौगिक के साथ रिएक्शन करवाएं। इसके अलावा एक और असंतृप्त यौगिक जैसे C4H9Li की रिएक्शन किसी असंतृप्त यौगिक के साथ करवाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Br इसके साथ करा दें, तब भी हम क्या कर सकते हैं? एल्किल लिथियम या कार्ब लिथियम यौगिक बना सकते हैं। Br इसके साथ आ जाए तो C4H9Br ब्यूटिल ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये लिथियम जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो वाइनिल लिथियम बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसको वाइनिल लिथियम बोल देंगे हम। तो हमने दो मेथड की बात की कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की। पहला हम एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ लिथियम की विक्रिया करवाएं तो एल्किल लिथियम बन सकता है। दूसरा ब्यूटिल लिथियम की अगर बेंजीन के साथ में या किसी असंतृप्त यौगिक के साथ रिएक्शन करवाएं तो उससे भी अपने क्या कर सकते हैं? फेनिल लिथियम बना सकते हैं। बेंजीन के साथ कराई किसी असंतृप्त यौगिक या वाइनिल ब्रोमाइड के साथ करवाई तो हमने वाइनिल लिथियम बना लिया। तीसरा मेथड आता है एरिल लिथियम। अब देखिए एरिल लिथियम के साथ कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक होगा उसकी रिएक्शन करवाएं। एरिल लिथियम के साथ अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक की रिएक्शन करवाएं
एरिलिथियम C6H5Li एरिलिथियम होता है, ठीक है। अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ C6H5 और C और ट्रिपल बॉन्ड CH इसके साथ करवा दें अपने, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो एल्काइंस होते हैं ना, उनका एल्काइंस एक होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्काइन जो होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं, ये H आसानी से बाहर निकल सकता है और ये अम्लीय प्रवृत्ति शो कर सकता है। तो ये लिथियम जो है वो उस हाइड्रोजन युक्त ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, C6H6 में कन्वर्ट हो जाएगा और C6H5 और C ट्रिपल बॉन्ड Cli। तो ये भी क्या है, कार्बलिथियम यौगिक ही है, कार्बलिथियम यौगिक बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चौथा मेथड, कोई भी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्बधात्विक यौगिक, कार्बनिक असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्बधात्विक यौगिक से, कार्बधात्विक यौगिक से देखो, कार्बधात्विक यौगिक भी होगा, असंतृप्त कार्बनिक समूह होगा। असंतृप्त का मतलब उसके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा और साथ में धातु भी जुड़ी होगी। उसके साथ में लिथियम धातु की रिएक्शन करवाएं अपने, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है और यहाँ पर 4SN लगा दें, तो ये स्टेनस का कार्बधात्विक यौगिक हो गया। और इसके साथ C6H5Li की रिएक्शन करवाएं तो इससे भी अपने क्या कर सकते हैं, कार्बधात्विक यौगिक बना सकते हैं। इसके साथ तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ तो Li जुड़ जाएगा और C6H5 की 4SN इसके साथ स्टेनस जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार भी अपने दो कार्बधात्विक यौगिकों का आदान प्रदान करके भी क्या कर सकते हैं, कार्बलिथियम यौगिक बना सकते हैं। इसके अलावा C6H5 2Hg ये ले लें और इसकी भी अपने क्या करें, लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएं। तो एक तो ये बन सकता है C6H5Li और एक बन सकता है LiHg लिथियम मरकरी। तो असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त असंतृप्त कार्बनिक समूह है, साथ में धातु जुड़ी हुई है, तो ये असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्बधात्विक यौगिक हो गए, जिनके साथ में हम लिथियम यौगिक की या लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं तो आपस में इनके जो कार्बधात्विक यौगिक के अंदर जो धातु जुड़ी होती है उनका आपस में आदान प्रदान हो जाता है और इस तरीके से कार्बलिथियम यौगिक भी बना सकते हैं अपने। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी एल्किन युक्त कोई यौगिक हो और एल्किन युक्त यौगिक के साथ में भी अपने कार्बलिथियम यौगिक बना सकते हैं। तो कोई भी एल्किन युक्त कार्बनिक यौगिक से, एल्किन युक्त कार्बनिक यौगिक से एल्किन युक्त कार्बनिक यौगिक से मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो हमारे पास C6H5 की ट्वाइस C और डबल बॉन्ड C और C6H5 की ट्वाइस ये है और इसके साथ में लिथियम की रिएक्शन करवाएं हम तो C6H5 की ट्वाइस C और Li और Li C6H5 की ट्वाइस। तो ये क्या है, लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक है। एल्किन युक्त समूह के रूप में इसको काम में ले लिया। तो ये कुछ संश्लेषण के मेथड थे, कार्बलिथियम यौगिक का संश्लेषण कैसे किया जाता है उस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की या फिजिकल प्रॉपर्टी की।
या इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं अपने भौतिक गुण, इनके भौतिक गुणों की बात करें अपने भौतिक गुण। जो कार्बोलिथियम यौगिक है उनकी अगर चर्चा करें तो कार्बोलिथियम यौगिक जो होता है उसके ये क्या होता है, साधारणतः द्रव होता है। क्या होता है, साधारणतः द्रव होता है, एक प्रकार से द्रव पदार्थ माना जाता है इसको। इसके अलावा अगर इसको गलनांक भी के अकॉर्डिंग माने तो ऐसे मान सकते हैं कि कम गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है, कम गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है, क्योंकि थोड़े से टेम्परेचर पर ये द्रवावस्था में आ जाएगा तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, द्रवावस्था में रहता है और कम गलनांक वाला ठोस भी माना जा सकता है। और ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलयशील होता है और ये विद्युत का चालक भी होता है। ये क्या होता है, विद्युत का चालक भी होता है, विद्युत का चालक होता है। और इसके अलावा कार्बोलिथियम यौगिक है, जैसे ब्यूटीलिथियम की बात करें C4H9Li की, और इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ये C4H10 में कन्वर्ट हो जाता है और LiOH बना देता है। तो साधारणतः द्रव होता है क्योंकि जनरली ये ज़्यादातर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कम गलनांक वाला ठोस पदार्थ माना जाता है इसको। कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है, विद्युत का चालक होता है और साथ में ब्यूटीलिथियम को अगर जल में घोला जाए तो ब्यूटेन या हाइड्रोकार्बन मुक्त कर सकता है और साथ में क्षार का निर्माण भी करता है। तो ये इसके संश्लेषण से संबंधित बात और कुछ इसकी भौतिक गुणों की बात हो गई और रासायनिक गुणों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।